डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 44। और अब धारा आंखें फाड़े अमन को देख रही थी। अब धारा ने रोकर कहा, अमन जी, यू कि क्या आपने? आपकी इस तस्वीर को मैंने भगवान के बराबर में रखी थी और आपको भगवान समझकर पूजा करे थी। अब अमन ने दहाड़ कर कहा, बकवास बंद करो धारा, मैं किसी का भगवान नहीं हूँ। मैं एक इंसान हूँ और मुझे इंसान ही रहने दो। और अमन की ये दहाड़ सुनकर पूरा घर वहाँ जमा हो गया, और आज पहली बार अमन को धारा से बेहद नफरत हो रही थी। अमन ने गुस्से में धारा को देखते हुए कहा, मैं वो इंसान हूँ जो दूसरों से पहले खुद के बारे में सोचता है। भगवान नहीं हूँ जो दूसरों का ही सोचता है। मैं इंसान हूँ जिसे अपनी मोहब्बत हर हाल में चाहिए। भगवान नहीं हूँ जिसको किसी के लिए भी त्याग कर दूंगा। इस टाइम अमन की गुस्सा से बुरा हाल था और सब खामोश खड़े थे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी जो अमन को रोक सके, और धारा पहली बार अमन के गुस्से का सामना कर रही थी और उसकी हिम्मत अमन की तरफ देखने की भी नहीं हो रही थी। और याना एक कोने में खामोश नजरें झुकाए खड़ी थी। अब अमन ने धारा को उंगली दिखाकर वार्न करते हुए कहा, खबरदार, जो तुमने मुझे भगवान बनाने की कोशिश की, क्योंकि मैं अमन हूँ, सिर्फ अमन। मैं वो भगवान बिल्कुल नहीं जिसने पूजा की उसका हो गया। मैं सिर्फ एक का ही हो सकता हूँ, सबका नहीं। और अब धारा ने कहा, तो मैं आपकी पूजा करूँ? आप तो तुम्हारे हुए ना। तब अमन ने गुस्से में चीख कर कहा, नहीं हूँ मैं तुम्हारा और ना कभी हो सकता हूँ। मेरे बारे में इतना सोचना छोड़ दो धारा, वरना सिवाय आंसू के कुछ नहीं मिलेगा। और ये कहकर अमन गुस्से में लंबे लंबे कदम उठाता बाहर निकल गया। अब धारा और याना उसको जाता देखती रह गई। अब धारा भागकर अमन की टूटी हुई तस्वीर के पास आई और उसको उठाने लगी, और इस चक्कर में उसके हाथ लहूलुहान हो गए और सब भागकर धारा के पास आए। और उसकी माँ गंगा ने कहा, धारा को रोका, लेकिन धारा ने बदहवासी होते हुए कहा, अम्मा, महारा भगवान महारे ते रूठ गया। महारी भक्ति में कमी रह गई थी के? महारे प्रेम में कोई खोट थी के, जो महारे अमन जी आज महारे से रूठ गए? अम्मा, मैं अब के करूँ? कैसे मानूंगी महारे अमन जी को? अब अम्मा ने उसका चेहरा हाथों में लेते हुए कहा, वो तुझसे रूठा ना है छोरी, बस थोड़ा गुस्सा हो गया है। थारे को पता ना कि अमन कितना गुस्से वाला से। तब धारा ने रोकर कहा, अम्मा, अमन जी ने के कहा, वो न सुना आपने? उन्होंने कहा वो महारे ना है अम्मा। अब धारा ने अपने बाल पकड़कर पूरी ताकत से नोचकर हल्क बल चीखते हुए कहा, अम्मा, मैं अपनी जान दे दूंगी अगर अमन जी महारे ना हुए। अब याना फटी फटी आंखों से धारा को देख रही थी। धारा गुस्से में अपना सीना पीट रही थी, कभी बाल नोच रही थी और बार बार चीखकर कह रही थी, अमन जी आप सिर्फ धारा के हो, अगर आप किसी और के हुए तो आपको धारा की लाश मिलेगी। उस दिन धारा की हालत पागलों जैसी हो रही थी और उसकी अब धारा भयानक तरीके से चीखने लगी और पूरा घर उसको संभालते संभालते हलकान हो रहा था। और वो चीख चीख कर बार बार कह रही थी, अम्मा, आपने सुना ना वो के कह रहे थे, वो महारे ना हो सकते तो फिर किसके होवेगे? तब सुमित्रा ने कहा, अमन थारा ही धारा, और किसी का ना होवेगा। और जो थारे अमन को थारे से दूर करेगी वह छोरी को भगवान नर्क में भी जगह ना देवेगा। और याना अब खड़ी खड़ी सारी सुनते हुए रो रही थी और सब धारा को अपनी गोद में संभाल रहे थे, जो बिखरे बालों से अभी तक जमीन पर पड़ी थी। अम्मा, मैं अमन जी के बगैर ना जी सकूंगी। वो महारे से नाराज होकर गए हैं, वो अब महारे से बात ना करेंगे। अम्मा, मैं क्या करूं? तब पीरामल और सुमेर भी वहां आए, जो खेतों में गए हुए थे, और धारा की सारी बात सुनकर और उसकी हालत देखकर कहा, धारा तो फिक्र ना कर बेटा, मैं उस उल्लू के पट्टे को अभी बुलाता हूँ। कैसे बात ना करेगा वो महारी बहुते, अभी फोन करता हूँ। और धारा अब रोते रोते बेहोश हो गई और याना अब भागती हुई कमरे में आ गई, क्योंकि याना को डर लग रहा था धारा की दीवानगी से और अमन और अपने बीच जुड़े रिश्ते से। क्या होगा जब धारा को पता चलेगा जिस अमन के लिए वो पागल है, जिसकी जरा सी नाराजगी भी उसके लिए जानलेवा है? उस दिन क्या होगा जब उसको पता चलेगा उसी अमन ने याना से शादी कर ली है? और याना का सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा था। अब उसने टेंशन से अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया और घुटनों में सर देकर रोने लगी। तभी उसके रूम में चंचल और पूनम आई और याना से कहा, कि बात है याना, तू क्यों इतना परेशान हो रही से? अब याना ने कहा, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, बस धारा दी की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। तब चंचल ने कहा, हाँ, उनकी वजह से तो हम भी परेशान हैं। दिन ब दिन उनकी अमन जीजा जी के लिए दीवानगी बढ़ती जा रही से। महारे को तो ये सोच के डर लाग रहा से, अगर अमन जीजा जी धारा जिज्जी को ना मिले तो पता नहीं क्या होवेगा। तब पूनम ने कहा, मन ने तो ऐसा लगा रहा से कहीं धारा भाभी सा भी दूसरी सिमरन जिज्जी ना बन जावे।
अब याना ने हैरानी से कहा, सिमरन कौन? तब पूनम ने कहा, सिमरन हमारे गांव की एक छोरी थी, किशोर नाम के आदमी से प्रेम करे थे, इतना जितना धारा जिज्जी अमन भाई सा से करे। उसकी आखिरी इच्छा किशोर से ब्याह करने की थी, लेकिन किशोर ने सिमरन को धोखा देकर किसी और छोरी से ब्याह कर लिया और सिमरन ये बर्दाश्त ना कर सकी। उसने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली और फिर उसकी आत्मा गांव में भटकने लगी और उसने फिर किशोर और उसकी बीवी का जीना दूभर कर दिया। वो आत्मा बनकर किशोर और उसकी बीवी को सताने लगी। किशोर की बीवी के सारे बच्चे उसके पेट में ही मार दिए। किशोर का काम धंधा सब खत्म हो गया और वो लोग सिमरन को इतना दर्द दिया कि वो पूरे गांव में चीखती फिरे थी, महारे को सिमरन की आत्मा से बचा लो। सिमरन की आत्मा उन दोनों को इतना सताया कि उन्होंने परेशान होकर दोनों से छत से कूदकर आत्महत्या कर ली से। अब याना ने घबरा कर मुंह हाथ रख। अब पूनम ने कहा, कुछ लोगों का कहना था कि सिमरन की आत्मा ने उन दोनों को धक्का दिया से। अब याना सिमरन की आत्मा में धारा की आत्मा देख रही थी और किशोर और उसकी बीवी में खुद को और अमन को देख रही थी। अब याना ने डरते डरते कहा, ये सब सिमरन ने के कैसे किया? तब पूनम ने कहा, क्योंकि सिमरन की आखिरी इच्छा किशोर से शादी करने की थी, लेकिन जे पूरी ना हो सकी और वो अपनी अंतिम इच्छा लेकर मर गई। और वेद पुराणों में लिखा से, जो व्यक्ति अपनी अंतिम इच्छा लेकर दुनिया से चला जावे है तो वह की आत्मा को मुक्ति ना मिले, उसकी आत्मा दुनिया में ही भटकती रह है। और याना की अब रूह फना होने लगी, क्योंकि उसको आत्मा और प्रेतों से बहुत डर लगता था। अब पूनम ने फिक्र से कहा, अब महारे को तो जे ही डर सतावे से, अगर अमन भाई सा ने धारा भाभी सा से ब्याह ना किया तो कहीं वो भी आत्महत्या ना कर ले। तब चंचल ने कहा, जे बकवास बंद कर अपनी, अमन जीजा जी कभी ऐसा ना करेंगे, वो सिर्फ धारा जिज्जी से ही ब्याह करेंगे। उनको ना पता कि धारा जिज्जी कितना प्रेम करे उनको, है ना याना? और याना एकदम चौंक गई और जल्दी जल्दी हाँ में गर्दन हिलाई। और अब कुछ देर बाद पूनम और चंचल याना के कमरे से निकल गई और याना को अब राज मूवी का हॉरर स्कैन याद आया। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, जाग गई हूँ मैं, जाग गई हूँ मैं, उन्हें यहाँ आना ही होगा। और तभी याना को लगा कमरे में अंधेरा हो गया है और धारा याना के रूम में आई है, जिसके लंबे काले बाल मुंह पर बिखरे हुए हैं और उसके हाथ में खून से सना छुरा है। और धारा एक छलांग लगाकर याना के सीने पर आकर बैठ गई है और उसकी आंखें खून की तरह लाल है। और उसने याना के गले पर छुरा रखकर कहा, तूने मुझसे मेरा अमन छीना है, तुझे भी अब जिंदा नहीं रहने दूंगी, तुझे भी मरना होगा। और उसने छुरा ऊपर उठाकर याना के सीने में गाड़ दिया और याना हल्के बल चीख उठी और कमरे से निकलकर बाहर भाग गई। और उसको सामने ही सुमित्रा आती हुई दिखी और याना सुमित्रा से लिपट गई और बुरी तरह रो रो कर कहने लगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी यहाँ, और अमन धारा से ही शादी करेंगे, उनसे ही करेंगे। अब चाची ने उसको अपने सीने से अलग करते हुए कहा, कि हो गया छोरी के ओल फोल बकरी से। तब याना ने कहा, चाची मुझे मेरे रूम में बहुत डर लग रहा है। तब चाची ने कहा, तो महारी लाडो इसमें रोने वाली के बाद से, तू महारे कमरे में आ जा। और याना सुमित्रा के कमरे में आ गई और सुमित्रा ने उसको कंबल ओढ़ा दिया और याना अब खामोशी से छत को घूर रही थी। अब याना ने मन में खुद से बातें करते हुए कहा, अमन को धारा से ही शादी करनी होगी, इसी में उसकी और पूरे घर की भलाई है, क्योंकि धारा अमन से बहुत ज्यादा प्यार करती है। मेरा प्यार तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर अमन ने धारा से शादी नहीं की तो धारा डेफिनेटली सुसाइड अटेम्प्ट कर लेगी और फिर वो आत्मा बन जाएगी और फिर मुझे और अमन को जान से मार देगी। नहीं नहीं, मैं अमन की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी और फिर अमन धारा से शादी कर लेंगे। तभी याना के अंदर से आवाज आई, याना तू दुनिया के किसी भी कोने में चली जा, अमन तुझे ढूंढ निकाल के और फिर से वापस इसी घर में ले आएंगे। तब याना ने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कहा, मैं इस घर से कुछ ऐसा करके जाऊंगी ताकि अमन खुद मुझे इस घर से धक्के देकर निकाल दे, फिर वो मुझे कभी वापस नहीं लाएंगे और उनको मुझसे बेहतर धारा लगेगी और उससे शादी कर लेंगे। हाँ, ये तरीका सही है, मैं ऐसा ही कुछ करूंगी। धारा अपने कमरे में गुमसुम लेटी थी जब उसके रूम में अमन आया और धारा उसको देखकर उठकर बैठ गई। अब अमन उसके पास कुर्सी पर बैठ गया और उसकी तबीयत का पूछा और धारा ने शर्मा कर आहिस्ता से कहा, आपको देख लिया, अब ठीक हूँ। अब अमन ने एक गहरा सांस लेते हुए कहा, धारा मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन धारा मैं तुम्हारी इस मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। तुम मुझसे बेहतर इंसान डिजर्व करती हो जो तुमसे उतना ही प्यार करे जितना तुम करती हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता धारा। तब धारा ने कहा, अमन जी महारे को आपका प्यार नहीं आपका साथ चाहिए। प्यार तो मैं बहुत करूँ आपको और मेरा प्यार भतेरा है आपकी और मेरी जिंदगी के लिए,
मुझे बस आपका साथ चाहिए और कुछ ना चाहिए अमन जी। अब अमन उसकी बातों से फिर से खून खोल गया और वो एक झटकी सी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया और गुस्से पलटते हुए कहा, ये प्यार नहीं है धारा, सिर्फ तुम्हारी जिद है मुझे पाने की। तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कोई तुम्हें प्यार करता है या नहीं, तुम उसके साथ खुश भी रह पाओगी या नहीं, वो तुम्हारे साथ खुश भी रहेगा या नहीं, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं। ये कैसा प्यार है धारा तुम्हारा। तब धारा ने रोते हुए कहा, अमन जी तुम्हारे प्यार को जिद का नाम मत दो। मैंने पूजा की है आपकी, गुड्डा गुडी खेलने की उम्र में इन आंखों ने आपके सपने देखे हैं। आपके परिवार की खातिर मैंने अपने आप को रोल दिया, सिर्फ इस उम्मीद में एक दिन अमन जी महारे हो जाएंगे। और आप अब कहते हो हमारा प्यार एक जिद है। अब धारा तड़प तड़प कर रोने लगी और अमन को अब उससे बहस करना ठीक नहीं लगा और वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। और अब शाम को सब बाग में बैठे थे, सीनियर सिटीजन अलग और यंग पार्टी अलग, और साथ में पूनम की एक दो सहेलियां भी थी। चंचल धारा को भी बाहर ले आई। अमन बेंच पर बैठकर मोबाइल चला रहा था और वो धारा के आते ही उठकर जाने लगा। तभी पूनम के साथ याना बाहर आते हुए दिखी और वो वापस अपनी जगह बैठ गया। और याना खामोश सी पूनम के और उसकी सहेलियों के पास बैठकर बातें करने लगी। अब सूरज ने कहा, चलो माहौल को थोड़ा मज़ेदार बनाते हैं, सब अंताक्षरी खेलते हैं, जिसके दिल में जो है वो गाने के जरिए बताएगा। क्योंकि सूरज अपनी ताल लगा रहा था ताकि गाने के जरिए वो याना को अपने दिल की बात बता सके। अब मयंक ने कहा, शुरुआत धारा भाभी सा करेगी। अब मयंक ने कहा, चलो धारा भाभी सा शुरू करो, आपके सामने अमन भाई सा बैठे हैं, उनको देखकर जो भी आपके दिल में है वो गाने के जरिए कह दीजिए। और अमन ने दिल ही दिल में मयंक को गालियां दी। अब याना और पूनम सबका ध्यान उनकी बातों में था और सबकी नज़र धारा पर थी। और अब धारा जो चंचल के पास अमन के ठीक सामने बेंच पर बैठी थी, उसने अब अमन को गहरी नज़रों से देखते हुए अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू किया। एक तमन्ना जीवन की मैं प्यार तेरा ही पाऊं, शादी तुझी से हो मेरी चाहे शादी के दिन मर जाऊं, शादी तुझी से हो मेरी चाहे शादी के दिन मर जाऊं, हमरा दिल जो तोड़ दिया तो हम ये भी कर जाइबे, तू हमें याद करेगा तेरी चौखट पे मर जाइबे। और अब धारा की मरने की बात पर याना एकदम घबरा कर धारा के पास आई और उसका हाथ पकड़कर कहा, धारा दी आप क्यों मरेगी, आप तो 100 साल जिएगी, आपकी अमन से शादी होगी, आप दोनों के बच्चे होंगे, आप अपने बच्चों की शादी करेगी, पोता पोती होंगे, प्लीज आप आत्महत्या मत करना प्लीज धारा दी। और याना बिलक बिलक कर रोने लगी। और अब जो सब याना की इस हरकत को देखकर हैरान थे, वही अमन के खून में आग लग चुकी थी। याना का इस तरह धारा को अमन से शादी करने के लिए कहने पर और तो और मैडम ने बच्चे और पोता पोती भी पैदा करने की सलाह दे दी। और इस बात से बेखबर अमन उसको अब चीर फाड़ देने वाली नजरों से देख रहा था। एपिसोड 45। और अब मयंक ने कहा कि बात होगी याना, और वो घबरा कर इधर उधर देखने लगी और रोकर अंदर भाग गई। अब उसके जाने के बाद अमन भी वहां से उठ गया। अब अमन जैसे ही आगे बढ़ा तभी उसके फोन पर कॉल आया और उधर से किसी ने पूरी कामनेगी से हंसते हुए कहा, क्यों मेजर कराया नहीं अपनी याना का वर्जिनिटी टेस्ट, या फिर शर्म आ रही है, ये तुम्हारा मरने को दिल चाह रहा होगा, ये जानकर मैं तुम्हारी लव याना के साथ सो चुका हूँ और उस बेचारी को पता भी नहीं। और अमन की मुठिया भींच गई। अब उसने कहा, अजीब मोड़ पर आ गए हो, याना से बता नहीं सकते टेस्ट वो उन्हें नहीं देगी। अब अमन ने कहा, एक बार वो क्लियर हो जाए तुझे तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। और अमन ने कॉल कट कर दिया और अपनी उंगलियों से अपना माथा भींचा और आगे बढ़ गया। रात को सारी लड़कियां धारा के रूम में जमा थी। अब उनके पास घर की काम वाली हमेशा की तरह दूध का गिलास लेकर आई और कहा, लो मालकिन, सुमित्रा काकी ने दूध भजिया और ये 2 गिलास खास अलग है, एक याना मालकिन का दूसरा धारा मालकिन का। अब याना ने दूध को देखकर मुंह बनाया। तब धारा ने प्यार से कहा, गुड़िया पी लो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। और याना ने आज भी रोज की तरह मुंह बनाकर दूध पिया। और कुछ देर बात करने के बाद पूनम चंचल अपने अपने कमरों में चली गई, लेकिन याना को इतनी बुरी नींद आई वो वहीं पड़ के धारा के पास ही सो गई और फिर धारा भी उसके बराबर में लेट गई। अब अमन धारा के रूम में आया और धारा ने याना के सीने पर हाथ रख हुआ था और याना भी धारा से लिपटी सो रही थी। अब अमन ने याना को देखकर गुस्से में कहा, मेरी नींद हराम करके बड़े आराम से सोई हो। और तभी अमन ने आहिस्ता से झुककर धारा का हाथ याना के ऊपर से हटाया और याना को गोद में उठाकर उसके रूम में ले आया और उसको बेड पर पटक दिया। लेकिन याना इस टाइम बिल्कुल बेहोश थी, उसको कुछ नहीं पता था। अब अमन आहिस्ता से उसके बराबर में लेटा और उसके होठों को उंगलियों से छूते हुए कहा, तुम्हें शराफत की भाषा समझ नहीं आती, यही हाल तुम्हारा का है और यही तुम्हारा। लेकिन मैं साहिल गहलोत नहीं हूँ याना जो तुम्हारी बदतमीजियों को बर्दाश्त कर जाएगा। मुझे तुम्हें लाइन पर लाना आता है और आज रात तुम्हें मुझे इतने दिनों तक तड़पाने का हिसाब देना होगा।
ये तुम्हारी जिंदगी सबसे मुश्किल रात होगी। और इतना कहकर अमन ने अपनी शर्ट उतारी और एक तरफ फेंक दी, और अब उसकी नजर याना के भरे भरे होठों पर थी। और अमन ने शिद्दत से मुंह खोला और उसका पूरा मुंह अपने मुंह में ले लिया, और अब वो कतरा कतरा उसकी सांसों को पीने लगा। अब उसकी शिद्दत ने जोर पकड़ लिया और उसने याना के होठों को खाना शुरू कर दिया। अब वो अपने एक हाथ से उसने जल्दी जल्दी याना के नाइट शर्ट के बटन खोल दिए और शिद्दत से याना के सीने पर हाथ फेरता हुआ नीचे तक आया, लेकिन उसने याना के होठों को एक पल को भी आज़ादी नहीं दी थी। और याना को अपने होठों कटते हुए महसूस हो रहे थे, लेकिन वो सांस भी नहीं ले पा रही थी और ना आंखें खोल पा रही थी। बस उसको इतना महसूस हो रहा था कोई उसका दम घोट रहा है, किसी ने उसकी सांसों पर कब्जा किया हुआ है। और अब अमन ने एक झटके से उसका लोअर और अंडरगारमेंट उतार दिया और अमन याना की मुलायम थाई को शिद्दत से क्लेंच करता हुआ उसके दोनों थाई के बीच अपना हाथ ले गया। और अब याना का चेहरा तकलीफ की शिद्दत से लाल पड़ने लगा। उसको महसूस हो रहा था कोई चीज़ उसके अंदरूनी हिस्सों को चीर रही है। उसका निचला हिस्सा उसको फटता हुआ महसूस हो रहा था और याना लाख कोशिश के बावजूद भी आंखें नहीं खोल पा रही थी और ना चीख पा रही थी, क्योंकि किसी ने अपने मुंह से उसकी चीखों का गला घोट रखा था और उसने दर्द की शिद्दत से उसने बेहोशी में अपने हाथ चलाने शुरू कर दिए। याना अब अपने दोनों हाथों से अमन को पीछे धकेलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो चट्टान जैसा जिस्म याना से टस से मस नहीं हुआ और याना का पूरा जिस्म थर थर कांप रहा था। पूरा जिस्म पसीने में भीग चुका था और कुछ देर बाद अमन ने उसको राहत दी, उसका मुंह अपने होठों से आज़ाद किया और हाथ बाहर किया तो याना बुरी तरह रोने लगी। उसका जिस्म मछली की तरह तड़पने लगा और वो हल्के हल्के हिचकोले ले रहा था और अमन ने उसको जल्दी से खुद में भींच लिया और अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी कमर सहलाते हुए उसको रिलैक्स कर रहा था। और याना बेहोशी में भी बिलक बिलक कर रो रही थी और अमन ने उसको किसी बच्चे की तरह अपनी बाहों में दबोच रखा था। शुश याना, बस हो गया, रोते नहीं मेरी जान। और वो अब आहिस्ता आहिस्ता याना के बालों पर हाथ फेर रहा था। याना अब शांत हुई तो अमन ने उसको छोड़ा और वो नीचे उसकी थाई की तरफ आया। अब अमन उसके निचले खास हिस्से को प्यासी नजरों से देख रहा था जो सफ़ेद गुलाबी था। अब अमन शिद्दत से गहरे गहरे सांस ले रहा था और आंखें बंद करके खुद को फिलहाल के लिए कंट्रोल किया। और अब याना की दोनों थाई को स्ट्रेच करके और याना फिर सिस पड़ी, उसको फिर से अपने निचले हिस्से में तकलीफ महसूस हुई, जैसे किसी ने फिर से खींचना शुरू कर दिया हो। अब अमन ने गहराई से देखने के बाद एक कॉल किया और उधर से आवाज आई, कर लिया टेस्ट? तब अमन ने हाँ अंदर की तरफ एक ले है। अब उधर से पूछा गया, फिंगर कितनी इंच हुई? अब अमन ने याना की टांगों पर कंबल ढकते हुए कहा, सिर्फ 2 तीसरी पर वो बुरी तरह तड़प गई थी, मैंने फिर कोशिश नहीं की। तब उधर से कहा गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बीवी 100% वर्जिन है। और अमन ने मुस्करा कर थैंक यू कहा। डॉक्टर का कॉल कट करके दोबारा कॉल किया। अब अमन ने गुस्से में कहा, माँ के तारानकन, अब अपनी अर्थी को कंधा देने के लिए 4 लोगों का इंतजाम कर ले, बहुत जल्दी तुझे दुनिया से उठाने वाला हूँ मैं, क्योंकि याना वजन है। अब उसने कहा, मेजो उसकी माँ बहुत चालाक है, उसने तुम्हें गलत रिपोर्ट दी होगी, वो वजन नहीं है। तब अमन ने गुस्से से गुर्रा कर कहा, शट अप, मैंने खुद टेस्ट लिया है उसका। तब उसने कहा, ये लड़की तो बड़ी बेशरम है, एक मर्द को अपना टेस्ट दे दिया। तब अमन ने गुस्से में कहा, बकवास बंद कर, बीवी है मेरी। और उधर से कॉल कट हो गया। अब अमन वापस याना के पास आया और उसके पास लेट गया और मुस्करा कर कहा, आई एम सॉरी जान, मैंने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया। अब अमन फिर से याना के होठों पर झुक गया। अब उसने अब जल्दी से याना की अंडरस्कोर खोल कर फेंक दी और याना के होठों को किस करता हुआ नीचे तक आया। और अब अमन याना के दूधिया सीने को प्यासी निगाहों से देख रहा था और उसके कान में अब चंचल की आवाज टकराई जो कह रही थी, कितनी मक्खन मलाई सी है तू, तेरे पति के तो मजे आ जावेगे जो इस मक्खन मलाई के मजे लेवेगा। और अब अमन ने मुस्कुरा कर अपने हाथ याना के गुलाबी सीने पर रखे और आहिस्ता आहिस्ता मेस करने लगा और शिद्दत भरी आवाज में कहा, बेवकूफ लड़की, कहती है धारा से शादी कर लूं, लेकिन इस जिस्म की जो तलब मुझे लग चुकी है वो 1000 धारा के जिस्म मिलकर भी नहीं मिटा सकते। जो सुकून मुझे इस जिस्म से मिलता है वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिला है। अब अमन की शिद्दत जोर पकड़ चुकी थी। अब वो याना के ब्रेस्ट पर झुका और उसको खुद में भींच लिया और अमन अब पूरी शिद्दत से याना के सीने से लिपटा अपनी कब की दबी हुई प्यास बुझा रहा था। वो पैशनेटली याना के ब्रेस्ट को शक कर रहा था। वो अपनी शिद्दतों का याना से सूद समेत हिसाब ले रहा था और याना सिसक रही थी क्योंकि अमन अब याना के समूच के साथ शिद्दत से बाइट कर रहा था और जब वो बाइट करता तो याना की एक घूटी घूटी चीख निकल जाता और एक पल को अमन रुक जाता और जैसे ही वो चुप होती फिर से स्टार्ट हो जाता और अमन की शिद्दत इतनी बड़ी कि उसने याना के ब्रेस्ट के सबसे नाजुक हिस्से को भी बाइट कर लिया और याना की एक चीख निकली और अमन ने एकदम उसका मुंह भींच लिया
और अमन ने अब उसके मुंह पर रुमाल बांध दिया और फिर से स्टार्ट हो गया और अमन अब रफेली उसके जिस्म को पी रहा था और याना की अब चीख भी नहीं पा रही थी। अब अमन अपने होंठ को रब करता हुआ याना के पेट तक आया और उसकी नाभि पर बने टैटू को अपने होठों से पीने लगा और उसकी नाभि में अपनी जीभ से शहला रहा था और उसके सफ़ेद मुलायम टमी को अपनी मुट्ठी में दबोच रहा था। कभी किस कर रहा था, वो याना को किस करता हुआ नीचे तक आया, उसकी थाई को अपने होठों और दांतों हाथों का इस्तेमाल करता हुआ अपनी आग बुझा रहा था। जुनूनी में किस करता हुआ वो याना के दोनों थाई के बीच आया और शिद्दत और जुनून में उसके नाजुक हिस्से पर भी बाइट कर लिया और याना की एक दबी हुई चीख निकली, लेकिन अमन जैसे पागल सा हो रहा था। उसको उस नाजुक सी लड़की पर जरा तरस नहीं आ रहा था और याना के आंसू अब उसके बालों में छुप रहे थे। याना से इस जालिम का ना गुस्सा बर्दाश्त होता था ना शिद्दतें, दोनों ही इस मेजर की जरूरत से ज्यादा थी, गुस्सा भी और शिद्दतें भी। वो हर तरीके से याना से अपनी प्यास बुझा रहा था और याना के पास सिवाय रोने और चीखने की कुछ नहीं था। हाथ भी वो उसके बांध चुका था। अब अमन ने जल्दी से अपनी पेंट उतार फेंकी और याना के ऊपर आया, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए कहा, मैंने दूर की ओपनिंग सुहागरात की सेज पर होगी डार्लिंग, अभी बैक साइड से तुम्हें मुझे सेटिस्फाइड करना है, क्योंकि अभी तुम्हारे मेन एंट्री पॉइंट की कंडीशन ऐसी नहीं है जो मुझे झेल ले। और उसकी बैक को अपने होठों से रब करने लगा। अब अमन ने याना को पलट दिया और पैशनेटली याना के बम्बर को मेज कर रहा था और किस कर रहा था। अब याना को उसकी बैक से पकड़ा और ऊपर उठाया और उसके बैक को दबोचता हुआ उसने एक झटके से इंटर किया और याना की एक चीख के साथ आंखें फट गई, लेकिन उसका मुंह तकिए में घुसा हुआ था, इसलिए देख नहीं पाई उसके साथ कौन है। और अब वो याना को स्पीड से पुश कर रहा था और याना का पूरा जिस्म हिल रहा था और वो पसीने में भीग रही थी और उल्टी लेटी हुई आंसू बहा रही थी और उसका मुंह रुमाल से बांधा हुआ था और उसके दोनों हाथों को आपस में बांधा हुआ था। याना की जान पर बन रही थी और याना बेबसी से रो रही थी, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। याना की जान ये सोचकर निकल रही थी, उसके साथ कौन है, कौन उसकी इज्जत के साथ खेल रहा है। याना गहरे गहरे सांस लेती पीछे देखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो देख नहीं पा रही थी और वो ये सोच सोच कर रो रही थी अब अमन को क्या जवाब देगी। याना का पिछला हिस्सा उसके हाथों में था, हाथों की शक्ति बता रही थी कि वो अमन ही है, लेकिन बिना देखे कैसे कह सकती थी और वो रुक नहीं रहा था। याना की जान लेने पर तुला था, पर उस मर्द की गहरे गहरे सांस लेने की आवाज़ याना के कानों में आ रही थी। वो कितनी शिद्दत में है और याना भी सिसकियां ले रही थी। ये खेल कितनी देर तक चला और याना अब बर्दाश्त न कर सकी, वो फिर से बेहोश हो गई। अब अमन रुका और उसने याना को सीधा किया और उसके ऊपर आया और वो फिर से याना के होठों और सीने को पीने लगा और याना का सफ़ेद जिस्म सुर्ख हो चुका था। अमन ने उसकी स्किन दबोचने से बाइट से उसकी रफ शेव ने याना को छीलकर डाल दिया था। रात भर याना का जिस्म उसकी शिद्दत झेलता रहा था, दोनों जिस्म पसीने में भीगे हुए थे और अब अमन को सुकून मिला तो वो याना के ऊपर आया तो उसके ब्रेस्ट को अपने सीने से जुड़ा और याना को खुद में भींच लिया और उसके ऊपर पूरा लेट गया। याना का जिस्म उसके पहाड़ जैसे बॉडी में छिपसा गया। अब अमन ने उसके गले में अपना चेहरा छिपाकर उसके गले को हल्का सा दांतों में दबाया और फिर चूम कर कहा, मेरी मक्खन मलाई, तुझे खाने का और पीने का हक सिर्फ मुझे है। अब अमन ने उसके और अपने ऊपर कंबल ढककर सो गया और उसकी आंख याना के फ़ोन के अलार्म से खुली और अमन ने जल्दी से याना के ऊपर से उठा और याना को फिर से सांस आया। अब अमन ने मोबाइल बंद किया और हड़बड़ा कर अपनी पेंट पहनी और जल्दी से याना को कपड़े पहना दिए और अपने रूम की तरफ भागा। अब याना की आंख सुबह 11 बजे खुली और याना को महसूस हुआ उसका पूरा जिस्म किसी फोड़े की तरह दुख रहा है। उसका सीना और होंठ उसको ऐसा लग रहा था किसी ने छुरे से काट दिए। बॉडी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा था जहां दर्द न हो, निचला हिस्सा दर्द की शिद्दत से फटा जा रहा था और याना से बिस्तर से उठा नहीं गया। उसको ऐसा लग रहा था एक रात में वो सदियों की मरीज बन चुकी है और याना को अब हल्का हल्का याद आ रहा था रात उसके साथ कोई था, लेकिन कौन था, ये सोच सोच कर याना का दिमाग सुन्न हो रहा था और सबसे ज्यादा दहशत उसे अमन से हो रही थी। उसका शक यकीन में बदल जाएगा, मैं वजन नहीं हूँ, उसको मैं कैसे यकीन दिलाऊंगी, मेरा कोई कसूर नहीं है, वो मुझे जान से मार देगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, क्या करूँ कहाँ जाओ। याना के आंसू गालों को भिगो रहे थे और वो अब डर से कांप रही थी। अब वो पूरी जान लगा करके उठी, लेकिन एक कदम भी जमीन पर रखी था तभी तकलीफ से लड़खड़ा कर धड़ाम से जमीन पर गिर गई। एपिसोड 46। अब वो पूरी जान लगा करके उठी, लेकिन एक कदम भी जमीन पर रखी था तभी तकलीफ से लड़खड़ा कर धड़ाम से जमीन पर गिर गई। धारा को पूनम ने उसके ऊपर पानी फेंक कर उठा दिया था, लेकिन वो फिर से जाकर सो गई और धारा हैरान थी कि अब से पहले तो उसको कभी इस तरह से नींद नहीं आई, लेकिन आज उसका नशा ही नहीं उतर रहा था,
क्योंकि अमन ने याना और धारा दोनों के दूध के गिलास में नशे की गोलियां मिला दी थी ताकि वो चुपचाप याना को धारा के रूम से उठा लाए, और उसका प्लान कामयाब भी हो चुका था। अब चंचल ने पूनम से कहा, ए पूनम, आज ये उन दोनों को क्यों हो गया, ना तो धारा जिज्जी अभी तक उठी और न याना। तब सुमित्रा ने कहा, मैं तो अभी धारा के कमरे ही आन लगी रही, वाकई तो आज नींद पूरी ना हो के दे रही, पता नहीं रात में के कमेर की। तब चंचल ने पूनम के कान में कहा, धारा जिज्जी तो ऐसे सोन लाग रही जैसे रात भर वा को अमन जीजा जी ने जगाया हो। तब पूनम ने कहा, लेकिन याना को किसने जागा दिया, वाह भी तो ना उठी इबलो। तब चंचल ने कहा, जा तू देख कर आ, तब तक मैं नाश्ता बना लूं। अब पूनम याना के कमरे में गई और याना को फर्श पर औंधे मुंह पड़ा देखा तो उसकी एक जोरदार चीख निकली और अब सब याना के कमरे में जमा थे। मोना स्विमिंग करके धूप में स्विमिंग पूल के बाहर लेटी विस्की पी रही थी। जब उसके पास एला आई, हेलो आंटी, हाउ आर यू। अब मोना ने मुस्कुरा कर एला को हक करते हुए कहा, आई एम फाइन बेटा। मोना से एला ने थोड़ी बहुत बातें की और अब एला ने मोना को याना के फोटो दिखाए जो वो ईशा से बात करते हुए चुपके से क्लिक कर चुकी थी। याना ने फिरोजी कलर का सूट पहना हुआ था और सर पर दुपट्टा और कुछ लेते याना के मुंह पर आ रही थी उतरा हुआ मेकअप से पाक चेहरा। वो बिल्कुल कोई मासूम गांव की मजलूम सी लड़की लग रही थी और मोना अपनी बेटी को फटी फटी आंखों से देख रही थी और विस्की का गिलास छुटकर उसके हाथ से नीचे गिर गया और मोना ने चीखकर कहा, क्या हाल बना दिया है उन देहातियों ने मेरी बेटी का, अपने जैसा गवार बनाकर रख दिया है मेरी बच्ची को। अब एक फोटो में मोना ने देखा याना के हाथ पर आटा लगा हुआ था और मोना चीखकर बोली, उन लोगों ने मिलकर मेरी बेटी को नौकरानी बना दिया है, उनकी इतनी हिम्मत, मेरी उस बेटी से अपने घर काम करा रहे हैं वो जाहिल गवार लोग, जिसने आज तक एक गिलास पानी भी खुद से नहीं पिया। नहीं छोड़ूंगी, एक को भी नहीं छोड़ूंगी। अमन सिंह शेखावत, तूने मुझे मेरी बेटी के लिए पल पल रुलाया है, मैंने भी तुझे खून आंसू ना रुला दिया तो मेरा नाम भी मोना सिकंद नहीं। अपनी बेटी को तो मैं हर हाल में वापस ला कर रहूंगी, लेकिन उससे पहले तेरे साथ जो होगा उसे दुनिया देखेगी। मेजर अमन सिंह शेखावत। और मोना खून की घुट पीती हुई अंदर चली गई। अमन बेखबर नींद में सोया पड़ा था जब किसी ने धड़ धड़ दरवाजा बजाया और वो हड़बड़ाहट में एकदम उठा और जल्दी से टी शर्ट पहनी और बाहर आया तो देखा सामने सुमित्रा खड़ी आंसू बहा रही थी। अमन बेटा देख, तनिक के हो गया, याना को वो बेहोश है। आंखें ना खोली छोरी और इतना सुनते ही अमन का जिस्म जैसे सुन पड़ गया और वो गोली की स्पीड से याना के कमरे तरफ भागा, लेकिन सब दरवाजे के बाहर खड़े आंसू बहा रहे थे। अब अमन ने एकदम घबरा कर कहा, क्या हुआ याना को। अब वो कमरे के अंदर जाने लगा तब सुमित्रा ने उसको कंधे से पकड़कर रोकते हुए कहा, अंदर डॉक्टरनी लता याना को चेक कर रही है, उन्होंने हम सबको बाहर निकाल दिया है। अब अमन बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था, वो अपनी 2 उंगलियों की मदद से बार बार अपना माथा मसल रहा था। उसको अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। अब कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई और एक गहरा सांस लेते हुए कहा, पीरामल जी, ये लड़की आपकी क्या लगती है। तब पीरामल ने कहा, हमारे छोटे भाई की बेटी है, दिल्ली से आई है अमन और धारा की ब्याह की खातर। अब डॉक्टर ने कहा, लड़की शादीशुदा है या कुंवारी। तब गंगा ने कहा, कुंवारी है, पर ये सब आप क्यों पूछ रही से डॉक्टरनी जी। और अमन जान चुका था, वो डॉक्टर जान चुकी है रात याना के साथ क्या हुआ है। अब उस डॉक्टर ने कहा, देखिए पीरामल जी, आप हमारे गांव के माए बाप हैं, पूरा गांव आपकी बहुत इज्जत करता है और मैं भी आपकी मेहरबानी से आपकी हॉस्पिटल डॉक्टर हूँ, इसलिए ये बात सिर्फ आपको बता रही हूँ, वरना ये पुलिस केस है, क्योंकि उस लड़की का बलात्कार हुआ है और वो भी बहुत निर्मम तरीके से। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां उस लड़की के जख्म या निशान ना हो। उस लड़की के साथ किसी ने बहुत निर्दय तरीके से उसका इस्तेमाल किया है। और इतना सुनते ही पीरामल सीने पर हाथ रखकर पीछे को बैठने लगे और तभी अमन ने दहाड़ कर कहा, क्या बकवास कर रही है आप, ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार फिर से चेक कीजिए। तब डॉक्टर ने अमन के गुस्से से घबरा कर कहा, मैं चेक कर चुकी हूँ, अगर आप कहते हैं तो एक बार फिर से देख लेती हूँ। वो डॉक्टर बहुत ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि ये बात उस डॉक्टर को भी पता थी। अमन सिंह शेखावत इंडियन आर्मी का जनरल मेजर है, अमन के बारे में पूरा देश जानता था और एक जनरल मेजर की क्या पावर है ये किसी से छुपी नहीं है। लेकिन उसके गुस्से के चर्चे आसपास के गांव में भी थे, इसलिए उस डॉक्टर ने अपनी खैर मनाते हुए वो दोबारा याना को चेक करने गए और अमन फोन सुनने के बहाने से चुपचाप याना की बालकनी की तरफ से खुलने वाले दरवाजे से अंदर कमरे में आया और डॉक्टर जो याना को फिर से चेक कर रही थी एकदम अमन को अपने सामने देखकर घबरा कर कहा, मेजर साहब आप यहाँ कर रहे हैं। अब अमन ने कहा, ये मेरी बीवी और इसके साथ कल रात में ही इंटीमेट हुआ था, इसलिए बाहर जाकर सबको ये बताओ याना सिर्फ थकान की वजह से बीमार है। तब उस डॉक्टर ने कहा, लेकिन आपकी तो शादी धारा से। तब अमन ने कहा, ये लंबी कहानी है, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, फिलहाल आप वही कहिए जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाबूजी हार्ट पेशेंट है, उनकी तबीयत खराब हो रही है।
अब उस डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं वही कह दूंगी, लेकिन मेजर साहब अगर आप इसके पति है तो क्या आप इसके साथ इस तरह का सलूक करेंगे? उसके प्राइवेट पार्ट तक पर सूजन है और आपके दांतों के निशान हर जगह है। क्या कोई अपनी खुद की बीवी के साथ ऐसे करता है? जरा तरस नहीं आया आपको? उस डॉक्टर ने डरते डरते अमन को काफी सुना दिया। तब अमन ने आहिस्ता से कहा मैं मानता हूँ मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं इसके लिए खुद गिल्टी फील कर रहा हूँ, लेकिन ये होश में क्यों नहीं आ रही है? तब उस डॉक्टर ने कहा क्योंकि लड़की बहुत ज्यादा कमजोर है, आप उसके जिस्म को देखिए और खुद को देखिए। वो एक नाजुक सी लड़की कैसे आप जैसे लंबे चौड़े बॉडी बिल्डर जैसे आदमी का वाइल्ड सेक्स झेल पाएगी? क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं है वो वाइल्ड सेक्स बर्दाश्त कर ले, इसलिए तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो गई है। और अगर आप चाहते हैं वो आपके साथ एक सुखी जीवन बिता सके तो आपको खुद को कंट्रोल करना होगा और इसकी सेहत पर ध्यान देना होगा। अब उस डॉक्टर ने अमन को कुछ दवा लिख कर दी और अब बाहर आई तो पीरामल सीने पर हाथ रख कर बैठे थे। तब डॉक्टर ने मुस्करा कर कहा शेखावत साहब माफ कर दीजिए, मैं काम के चक्कर में थोड़ा परेशान रहती हूँ, इसलिए पता नहीं क्या क्या बोल दिया। एक्चुअली वो थोड़ी कमजोरी की वजह से बेहोश हुई है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, शाम तक होश आ जाएगा। अब सुमित्रा ने उस डॉक्टरनी को जितनी सुनाई जा सकती है उतनी सुनाए और वो अमन को घूरती हुई चली गई। और अब सब याना के पास बैठे थे। पीरामल की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए वो कमरे में आराम कर रहे थे। सूरजमयल को जबरदस्ती भेज दिया गया था, लेकिन अमन कहीं नहीं गया था। वो बेड के सामने पड़े सोफे पर बैठा था, अपनी दोनों कोहनियां घुटने पर टिकाकर और अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को अपने होठों पर रखकर वो फिक्र से एकटूक याना को देख रहा था और मन ही मन खुद को कोस रहा था। उसको बेहोश देखकर अमन का शिद्दत से दिल चाह रहा था वो याना को अपने सीने में छुपाकर उससे अपने किए की माफी मांग ले और उसको तब तक अपने सीने में छुपा कर रखे जब तक उसको होश न आ जाए। लेकिन वो बेबस था, बस याना को देख सकता था। अब दिन से शाम हो चुकी थी और दिन से रात, लेकिन याना को होश नहीं आया था। तब डॉक्टर ने कहा अगर उसको सुबह तक होश नहीं आया तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। अब अमन अब परेशानी से इधर उधर टहल रहा था और किसी को पता भी नहीं था जब से याना बेहोश थी तब अमन कई बार मंदिर जाकर प्रार्थना कर चुका है। वो पूरे साल में एक बार या 2 बार ही मंदिर जाता था, जबकि मंदिर हवेली में ही बना था। लेकिन आज अमन को खुद नहीं पता था वो सुबह से कितनी बार मंदिर जा चुका है। और अब अमन बहुत ज्यादा उदास था और सब याना के लिए उसको इतना उदास देखकर हैरान थे। सुमित्रा ने कहा अमन बेटा तू जाकर सो जा, हम है याना के पास, तू आज भी ऑफिस नहीं गया, कल तुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। तब अमन ने आहिस्ता से ये याना को देखते हुए कहा जब तक याना को होश नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और धारा, पूनम, चंचल सब हैरान थी क्योंकि अमन किसी भी हाल में ऑफिस की छुट्टी नहीं करता था। लेकिन आज वो 2 दिन हो गए थे ऑफिस गए और अभी भी जाने के लिए मना कर रहा था। और जितना वो परेशान था इतना परेशान उसको आज तक कभी नहीं देखा था। और अमन ने अब चाची और सबसे कहा वो जाकर सो जाए, वो याना के पास है। अमन उनको किसी बहाने से भेजना चाहता था ताकि वो याना के करीब जा सके। वो तड़प रहा था याना को छूने के लिए ताकि वो उसको होश में लाने की कोशिश करे, उससे माफी मांग ले। चाची तो अपने कमरे में सोने चली गई, लेकिन धारा ने वहां से ना हटने की कसम खा ली। अब कमरे में सिर्फ अमन और धारा थे। याना बेहोश पड़ी थी और अमन बेचैनी से इधर से उधर टहल रहा था। धारा याना के पास ही बैठे बैठे सो गई, लेकिन अमन ने पलके नहीं झपकाए। वो एकटूक याना को देख रहा था और अपनी बेबसी पर अंदर अंदर जलकर खाक हो रहा था। और अमन का मन धारा को देख कर रहा था वो धारा का हाथ पकड़कर कमरे से भगा दे, लेकिन मजबूर था और दिन निकल चुका था। अमन की आंखें 2 रात जागने की वजह से सुर्ख हो रही थी। अब पीरामल ने याना को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा और याना के माँ बाप को खबर देने को कहा, लेकिन अमन ने झूठ बोल दिया कि उसने याना के माँ बाप को कॉल कर दिया है, वो जाएंगे। और बाबूजी मैंने यही डॉक्टर की टीम बुलाई है, याना को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं। लेकिन याना को उससे पहले ही होश आ चुका था। याना की अब आंखें खुली तो उसने देखा पूरा परिवार उसके कमरे में ही है। तकलीफ पहले के मुकाबले कम थी और अब याना को सब याद आने लगा। उसके आंखों सामने फिर से वही सब चलने लगा और याना को फिर से वही तकलीफ होने लगी। और याना अब हल्के बल चीख उठी और अब सबका ध्यान याना की तरफ गया। अब याना बिलक बिलक कर रोने लगी और गंगा सुमित्रा उसको चुप करा रही थी कि हो गया छोरी, क्यों इतना रो रही से? तब याना ने हिचकियों से रोते हुए कहा चाची किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की है, किसी ने मेरी बेहोशी का फायदा उठाया है। और याना की ये बात सुनकर अमन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में ले लिया हो। और याना की ये बात सुनकर सबकी आंखें सदमे से फटी हुई थी क्योंकि अब कमरे में पूनम की सहेलियां भी थी और याना अब चीख चीख कर कह रही थी किसी ने मेरा रैंप किया है, किसी ने मेरा रैंप किया है, किसी ने मेरा सब कुछ लूट लिया है, बर्बाद कर दिया है। तब अमन एकदम याना के पास आया और गुस्से में कहा क्या बकवास कर रही हो, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा?
और याना ने अब अमन का गुस्से से लाल चेहरा देखा और याना को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ये क्या बेवकूफ़ी कर दी, जिस बात को अमन से छुपाना चाहिए थी वही चीख चीख कर सबको बता दी। अब याना ने रोते हुए अमन के आगे हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया अमन, मैं सच कह रही हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बेकसूर हूँ अमन। और याना अमन के दोनों हाथ पकड़कर उसको रो रही थी और उसके दोनों हाथों को चूमकर उसको अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रही थी, क्योंकि याना को किसी का डर नहीं था। अगर डर था तो सामने खड़े इस सितमगर का, जो ना जाने उसके साथ क्या सलूक करेगा। और याना ने अब अपना हाथ अमन के गाल पर रखकर हिचकियों से रोते हुए कहा, अमना, आप में मेरी बात का यकीन करोगे ना, मैं बेकसूर हूँ। याना रोने के और घबराहट में ये भूल ही गई थी कि वो अमन की फैमिली के बीच मौजूद है और सबकी आंखें उन दोनों पर ही टिकी है। और धारा का तो सांस रुक चुका था, क्योंकि याना की ये हरकत ने हर किसी को हैरान कर दिया और सब शौक खड़े थे और सबके मन में एक ही सवाल चल रहा था, आखिर याना अमन को इतना कन्विंस्ड क्यों कर रही है। और अमन अपनी बेबसी पर तड़प रहा था कि वो चाहकर भी सच नहीं बता सकता। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।